हेलो साथी। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास चल रहा है अच्छे से, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और आप फाउंडेशन बायोलॉजी क्लास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास की बात करें तो उत्तक पढ़ा, प्लांट टिश्यू पढ़ लिए। तो आज हम लोग बात कर ले, जब उत्तक पढ़ लिए, कोशिका विभाजन हो गया, तो पौधों में पोषण की बात करेंगे। पौधों में पोषण की बात करेंगे। पोषण आज हमारा टॉपिक होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। चलिए, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण क्या होता है? पोषण, जितने भी जैव प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, सभी को ऊर्जा के लिए पोषण जरूरी है। जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। ये क्यों हम लोग लेते हैं? ये हम लोग लेते हैं शरीर को मेंटेन, और शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता है ये इस चीज से मिलेगा। तो ठीक पौधे भी जो है एक जीवित प्राणी है बच्चों। तो जब जीवित प्राणी है तो उन्हें पोषण के लिए पोषण चाहिए ही चाहिए, तभी तो जाकर के वो ऊर्जा ले पाएगा ना। हाँ, ठीक उसी तरह से हम लोग पौधों में पोषण की बात करेंगे। तो पोषण का मतलब ही हो गया, अगर कोई आपसे पूछा जाए तो ये एक जैव घटक है जिसे बाहर से, वातावरण से लिया जाता है ऊर्जा को क्या करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए। ऊर्जा के लिए जो चीज ली जाती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो चीजें ली जाती है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कभी कि पोषण शब्द किससे आया है? तो पोषण जो आया है पोषक से आया है, न्यूट्रिएंट से आया है। जिस चीज को मैं लेता हूं ऊर्जा के लिए, यानी वातावरण से लेंगे हम। वातावरण से किस लिए? ऊर्जा के लिए जो चीजें ली जाती है ऊर्जा के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, पोषण लेने की तादाद ज्यादा भी हो सकते हैं, लेने की तादाद कम भी हो सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रोटी खाते हैं, 3 चपाती 4 चपाती खाते ही है। चपाती की नहीं खाते हैं? बताइए, आप भी खाते हैं। अगर वही बात करें, मेडिसिन की बात करेंगे, तो क्या मेडिसिन वो चपाती बड़ा शेप में होता है या छोटा शेप में होता है? तो मेडिसिन की बात करेंगे, विटामिन्स की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, तो इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा होते हैं कम। लेकिन वही रोटी चावल दाल की बात करेंगे तो उसकी मात्रा होती है ज़्यादा। इसका मतलब दोनों ही पोषण है। हमारे पास विटामिन्स भी पोषण है और कार्बोहाइड्रेट भी पोषण है। बस अंतर कहाँ है कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग एक थाली भर के लेते हैं और विटामिन्स को हम लोग एक कैप्सूल के रूप में लेते हैं, कम लेते हैं। तो इससे ये पता चला कि जब पोषण दो तरह से होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी पोषण को हम लोग क्लासिफाई अगर करें, पोषण को क्लासिफाई वर्गीकरण लेने के आधार पे पोषण को क्लासिफाई करेंगे। पोषण का 2 भाग। पौधे में जो पोषण हुए वो भी 2 तरह से होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब हुआ बड़ा, मैक्रो का मतलब होता बड़ा, दीर्घ। मैक्रो का मतलब होता दीर्घ, जो ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं उसे हम लोग दीर्घ मात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ मात्रिक। और माइक्रो का मतलब होता छोटा, लघु। तो ये हमारे पास है लघु मात्रिक, यानी वैसा पोषक जो कम लिया जाए वो हमारा माइक्रो होगा, और वैसा पोषक जो ज्यादा लिया जाए उसे हम लोग मैक्रो कहेंगे। राइट। पौधों में बात करेंगे पोषक की, तो कुल पोषक के जो तत्व की जरूरत होती है, यानी एलिमेंट्स के, वो है 17। कितने हैं? तो आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, पौधों में कुल 17 पोषक तत्व है। कुल 17 पोषक तत्व है। पोषक तत्व है। आपसे पूछा जाएगा कि पौधों में कुल कितने पोषक तत्व है? आपका आंसर आना चाहिए 17 है। अब इसमें मैक्रो कितने हैं, माइक्रो कितने हैं, वो अभी बात करेंगे हम, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 17 पोषक तत्व है, जिसमें से 9 जो है मैक्रो है, ज्यादा मात्रा में चाहिए, और 8 जो है
माइक्रो है। लिख लीजिए इसको। 9 पोषक तत्व चाहिए, सॉरी 17 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें से 9 है माइक्रो। माइक्रो का मतलब लघु, ज्यादा मात्रा में चाहिए। और 8 है माइक्रो। माइक्रो का मतलब दीर्घ ना होता है यार, बड़ा, दीर्घ ज्यादा में चाहिए। और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लघु, ये कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब आई बात की आखिर वो 9 तत्व कौन कौन है जो पौधों को ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो बिल्कुल आते हैं, इसको हम लोग याद करें। दीर्घ मात्रा में आप उदाहरण लिख सकेंगे तो लिख लीजिए। ठीक है, पूछ देता है एग्जाम में कि कौन कौन तत्व है। सॉरी समझा तो रहा हूं, आप गाली तो नहीं दे रहे हैं? ठीक है, गाली नहीं दीजिए प्लीज, मैं समझा ही रहा हूं, जहां तक हो सकता है मुझसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राइट, चलिए गाली नहीं दीजिएगा प्लीज, आपसे विनती रिक्वेस्ट है। इसके उदाहरण लिख लेंगे आप। कौन कौन है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो आप याद रखिएगा। कार्बन, पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन। सबका सिंबल भी लिख लीजिएगा आप, नाइट्रोजन। पांचवा है आपका फॉस्फोरस। कौन है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। छठा है आपका पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। सातवां है आपका मैग्नीशियम, और आठवां है आपका कैल्शियम, और नौवां है आपका सल्फर। क्या है? सल्फर। कैसे याद रखें? क्या सर कोई ट्रिक भी है क्या? तो बिल्कुल है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ट्रिक है आपके लिए। क्या है ट्रिक? ट्रिक है आपके लिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसको ट्रिक में हम लोग फंसाएंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग कैसे कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, कार्बन का सिंबल क्या हो गया? सी, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O, नाइट्रोजन का सिंबल हो गया N, फास्फोरस का सिंबल हो गया P, पोटेशियम का सिंबल हो गया K, मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg, और कैल्शियम का सिंबल है Ca, सल्फर का सिंबल है S। चलिए याद रखिएगा, का हो, नाना पाटेकर, N फॉर नाना, P फॉर पाटे, और K फॉर कर, मुंबई का शहंशाह। काहो नाना पाटेकर, मुंबई के शहंशाह। ये सारे के सारे दीर्घ मात्रिक है, ज्यादा मात्रा में चाहिए साथी। ठीक है, याद रहेगा। काहो नाने पाटेकर, अपनी भाषा में बोलिए। काहो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाना पाटेकर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, मुंबई मैग्नीशियम का कैल्शियम शहंशाह सल्फर। ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से दीर्घ मात्रिक है। ठीक, लघु मात्रिक की बात करेंगे तो लघु मात्रिक में हमारे हैं 9। ये कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9। लघु मात्रिक कौन कौन है? तो लघु मात्रिक आप याद रखिए। जिंक, इसके उदाहरण एग्जांपल लिखिए। जिंक, आयरन, कॉपर, निकेल, बोरॉन, ठीक है, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। 1 2 3 4 5 6 7, एक और 8 है, 8 में से होता है तो एक याद रखिए। क्या छूट रहा है इसमें? जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। ठीक है, और एक है क्लोरीन, ये याद रखिए, क्लोरीन। ये कुल जो है हमारे पास 8 है। ये 8 जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, लघु मात्रिक है, कम तादाद में चाहने वाला है। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखना है तो याद रखिए। तो जरा फेंको, जरा फेंको नहीं, बस ट्रिक बनाइए ना आप। जरा फेंको नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं, जरा फेंको नहीं, फेंको नहीं ब्रो, जरा फेंको नहीं ब्रो।
मैं मोनो मैं मोना को जानती हूं। मैं मोना को जानती हूं, यानी मोना के बारे में कोई फेंक रहा है तो वहीं पे कह रहा है कि जरा फेंको नहीं ब्रो, मैं मोना को जानती हूं। यानी जिंक है, आयरन है, कॉपर है, निकेल है, बोरोन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। ये सारे के सारे क्या है बोलिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कम तादाद में चाहिए। ठीक है, माइक्रो लघु मात्रिक है। अब आती है बात साथी कि कभी कभी पूछ देता है क्रांतिक न्यूट्रिएंट्स। क्या कहता है क्रांतिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ कि जिसका यूज किया जाएगा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। यानी आप अगर फसल बो रहे हैं, उसमें खेती नहीं हो रही है, तो उसकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो क्रांतिक पोषण, तो आप लिखेंगे कुछ ऐसे होते हैं जो क्रांतिक जो है क्रांतिक पोषक, क्रांतिक पोषण। क्रांतिक पोषण का मतलब हो गया कि पौधे यानी मिट्टी की उर्वरता, पौधे नहीं मिट्टी की उर्वरता अगर कम हो जाए तो इस चीज को डाल देंगे तो उसमें फर्टिलिटी उर्वरता बढ़ जाएगी। और आप अगर खेती करना जानते होंगे या खेती किए होंगे तो आप देखे होंगे कि पोटास डालते हैं, नाइट्रोजन यूरिया डालते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे उर्वरता बढ़ाने के काम करती है। तो क्रिटिकल न्यूट्रिशन जो है इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल लिख लीजिए। तीन गो है एनपीके, क्या नाम है क्रिटिकल न्यूट्रिशन, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पोटास। ये है पोटास, ये फॉस्फेट और ये है नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्रांतिक है। कौन ऐसा एग्जाम होगा जहां क्वेश्चन नहीं बनेगा? तो साथी यहां तक क्लियर हुआ होगा, मैं उम्मीद करके चलता हूं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर पौधे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ठीक है, कैसे लेते हैं? तो आइए पौधा थोड़ा देखिए और पौधे से आप बताइए कि कैसे कैसे लेता है, क्या करता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए ये देख लिए आप, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर जान लिए, क्रिटिकल जान लिए। तो क्रिटिकल जानने के लिए के बाद आप जानिएगा पौधे में क्या, पौधे में पोषण कैसे होता है, पौधे में पोषण की विधि क्या है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पोषण की विधि, पोषण की विधि। ठीक है, आते हैं उसको कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आखिर पौधे लेते हैं तो कैसे लेते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। पोषण की विधि लेने का तरीका है दो। एक तो स्वपोषी, खुद भोजन बनाएगा। दूसरा क्या होगा, परपोषी या विषमपोषी, हेटरोट्रोपिक, परपोषी या विषमपोषी। तो जो पौधे के पास क्लोरोफिल होगा वो स्वपोषी होगा, जिस पौधे के पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो हमारा परपोषी हो जाएगा। तो परपोषी के आप उदाहरण लिख सकते हैं, कवक, फंगी। ठीक है, पौधे जरूर हैं लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया, ये भी आपका क्या है बोलिए, परपोषी। ठीक है, और कुछ ऐसी बात कर ले हम लोग किसकी, जैसे मान ले अमरबेल पौधा है, ये भी आपका क्या है, नहीं है। अब स्वपोषी में कहा जाए तो स्वपोषी में जैसे BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, शैवाल, ये आपका स्वपोषी होगा, इसमें क्लोरोफिल होता है। और जिसमें पर्णहरित पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, वो क्या करेगा, पोषण खुद से करेगा। पर्णहरित वाला पौधा कुल, पौधा पूरा। जिसके पास पर्णहरित नहीं होगा वो स्वपोषी नहीं होगा। और खास करके एक कोशिकीय की बात करेंगे, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक की बात करेंगे, तो वो उसमें आने वाला पौधा सब के सब स्वपोषी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक वेल डेवलप होता है, वो सारे के सारे में स्वपोषी होता है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, तो आपसे क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स पूछ देगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो कोड याद रख लीजिए, नाना पाटेकर या न्यूजीलैंड पाकिस्तान, है ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान कंगाल, न्यूजीलैंड पाकिस्तान सब कंगाल, न्यूजीलैंड पाकिस्तान सब कंगाल, ये क्रिटिकल्स के याद रखने के तरीके हैं। अब आती है बात, पूछा जाएगा आपसे कि आखिर पौधे में
नाइट्रोजन कैसे जाता है, या कार्बन कैसे जाता है, हाइड्रोजन कैसे जाता है, तो आप लिखिए। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पौधों में कार्बन कैसे आता है, तो पौधे, आप जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, मतलब कार्बन जो प्लांट्स में पौधे में गया और CO2 के माध्यम से गया, तो ये CO2 के माध्यम से जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि पौधों में कार्बन कैसे गया, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से गया। पौधे में हाइड्रोजन कैसे गया, तो पौधे में हाइड्रोजन वाटर के जरिए गया, जल के द्वारा गया। पौधे में ऑक्सीजन कैसे गया, तो पौधे में ऑक्सीजन वाटर के द्वारा गया, जल के द्वारा गया। आप जो है अब पूछेगा कि पौधों में नाइट्रोजन कैसे गया, पौधों में नाइट्रोजन कैसे गया, तो आप याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के पास, यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो 78% नाइट्रोजन जो अवेलेबल है वो गैस के फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है, गैस के फॉर्मेट में है। और पौधों में वो क्षमता नहीं होता है जो उस गैस को डायरेक्ट ले ले एटमॉस्फेयर से। तो ये क्या करता है, उस नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स को, यौगिक को सॉइल के अंदर आना होता है, और सॉइल में वो घुलता है, घुलने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो अब सोचिए कि आखिर कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन अवेलेबल है 78% में, और नाइट्रोजन के बारे में खास करके एक बात याद रखिए कि नॉर्मल ताप पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नॉर्मल ताप पे ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर, अगर ऐसा हो जाता, नॉर्मल ताप पे, समान ताप पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता, तो ना आप जिंदा रह पाते, ना मैं जिंदा रह पाता। ठीक है, इसलिए नॉर्मल ताप पे नहीं करता है। तो आप देखिए बारिश के समय थंडर हुआ, ठीक है, तो उस समय जो ताप होती है वो ज्यादा होती है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, ये मिलेगा, ठीक है, मिलेगा और बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बना, नाइट्रिक एसिड बना लेगा। क्या, NO का फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी बुलाया जाता है इसको, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। क्लियर, ये नाइट्रिक अम्ल जो है वर्षा ऋतु जो है फिर ऑक्सीजन से संपर्क कर करके बना लेता है NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से मिलकर के बना लेता है NO3 नाइट्रेट। अब नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट जो है जब बारिश होती है तो उस बारिश में मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या होता है, प्लांट्स के पास जाता है, और प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स का रूट्स, उसके जड़ उस नाइट्रेट से और नाइट्रस से नाइट्रोजन को अलग करता है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो होता है कि जब नाइट्रोजन यौगिक कंपाउंड्स में होते हैं और उसको घुलने के बाद नाइट्रोजन का अलग होना, उसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें प्राकृतिक ने एक चीज को दिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जिसको बोला था नॉस्टक, एनाबेना, साइनोबैक्टीरिया। ये सारे के सारे उदाहरण है किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में अहम भूमिका निभाती है। तो पौधे जो है नाइट्रोजन जल में घुले, क्या बोलिए, सॉइल में मिले नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट उससे प्राप्त करते हैं। तो ये याद रखिए, इसी प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए साथी, अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि नाइट्रोजन की कमी से क्या होगा। कमी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या करता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या करता है, इसकी भूमिका क्या है। इसकी भूमिका है, ठीक है, कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति एवं जीव दर के निर्माण। कार्बन का क्या काम है, कोशिका, कार्बन और हाइड्रोजन कोशिका भित्ति एवं प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का निर्माण, जीव द्रव्य का निर्माण। वही बात कर ले हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन जो है श्वसन में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है, ठीक है, चलिए करता है। वही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कैसे लिया गया, तो नाइट्रोजन या तो नाइट्रेट का फॉर्म में लिया जाएगा या जो है नाइट्रस ऑक्साइड NO2
NO2। इसको कहा जाता है यौगिक। क्या कहा जाता है? यौगिक। ये भी यौगिक है। जब यौगिक से नाइट्रोजन को अलग किया जाएगा तो इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण, ठीक है। इससे नाइट्रोजन अलग होगा जो पौधे लेंगे इसे, ठीक है। अब आती है बात कि नाइट्रोजन पौधों में क्या करता है। नाइट्रोजन का पहला काम लिखिएगा, ये प्रोटीन बनाने में मदद करती है, प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है। एक एक चीज को क्लियर करते चलना। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। दूसरा क्या करती है? तो दूसरा इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? निकोलिक एसिड का भी निर्माण करती है, निकोलिक अम्ल का, निकोलिक एसिड का भी निर्माण करती है, निकोलिक एसिड का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए, कभी कभी पूछ देगा क्या कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या पौधों में कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो हाँ साथी, प्रभाव पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, इसकी कमी होगी, तो इसकी कमी होने से क्या होगा? पहला होगा कि पौधे की जो है वृद्धि रुक जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि उस पौधों में फल नहीं आएंगे, उस पौधों में फल नहीं आएंगे, फूल विलंब से होगा, सॉरी फल नहीं, फूल जो है विलंब से आएगा। तो आप लिख लीजिएगा नाइट्रोजन की कमी से फूल विलंब से आएंगे, फूल विलंब से आएंगे, ठीक है। चलिए, ये बात माइंड में रखिए। अब वहीं आपसे पूछ दिया जाएगा सल्फर। क्या है? सल्फर। ये सब आपके क्या थे? बोलिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो सल्फर, तो सल्फर क्या करता है? सल्फर नाइट्रोजन है, ये पूरा लिखना पड़ेगा क्या? चलो, आप कहते हो, आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं। सल्फर, तो सल्फर की बात करें तो ये पौधों में जो है वृद्धि करती है। क्या करती है? वृद्धि बढ़ाती है। अगर इसकी कमी हो जाए, सल्फर की कमी पौधों में हो जाए तो पौधे पीला हो जाएंगे, ठीक है। कमी से पौधे क्या हो जाएंगे? पीला हो जाएंगे। ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, ठीक है। कमी से पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे। और बोलिए, वृद्धि करती है, शाख का निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। शाख, शाखा ब्रांचेस, उसमें भूमिका निभाती है। दूसरा आप कह सकते हैं इसमें क्या, जड़ का जो है, जड़ का भी निर्माण करती है। जल लिखा गया, जड़, जड़ का निर्माण। और तीसरा बीज का भी जो है निर्माण में भूमिका निभाती है, बीज निर्माण में भूमिका निभाती है। सल्फर बीज निर्माण में भूमिका निभाती है, ठीक है। ये याद रखिए, भूमिका निभाती है। कमी से जो होगा कि वृद्धि रुक जाएगी और पत्ती क्या हो जाएंगे? पीला हो जाएंगे, वृद्धि रुक जाएगी कमी से, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सल्फर दलहन पौधों में क्या बनाता है? तो सल्फर जो है दलहन पौधों में गांठ बनाते हैं। तो ये थोड़ा एक पॉइंट लिख लीजिए। दलहन, सल्फर जो है दलहन पौधों में, दलहन पौधों में गांठ बनाता है। क्या बनाता है? गांठ, सिस्ट जिसको कहते हैं, गांठ बनाता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला आप पूछेगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में फास्फोरस जो है, फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस पी, तो फास्फोरस क्या करता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। ये जो है निकोलिक एसिड का निर्माण करता है, बीज के भी निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। निकोलिक एसिड और बीज निर्माण में भूमिका, बीज निर्माण में भूमिका, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाइए। फास्फोरस हो गया, कार्बन नाइट्रोजन हो ही गया, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। के मजा आ रहा? पौधे में पोटेशियम जो है, अगर पोटेशियम नहीं होगा तो इसमें जो है नाटा नाटा हो जाएगा। मतलब पौधे में जो लंबाई होती है बढ़ाने का काम, लंबाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है पोटेशियम। तो आप लिख सकेंगे वृद्धि में अहम भूमिका निभाती है, वृद्धि में अहम भूमिका, अहम भूमिका, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ठीक है, कि पोटेशियम की कमी से क्या कोई बीमारी भी होती है क्या? अगर पोटेशियम की कमी हो जाए, इसकी कमी हो जाए पौधों में, तो कमी से एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है अंगमारी। क्या होगी? अंगमारी, पत्तियों में अंगमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमी से पत्तियों में अंगमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगमारी। अंगमारी का मतलब क्या होता है? अंगमारी का मतलब हो गया कि
वहां प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो लिख लीजिए, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, संश्लेषण नहीं। ठीक है, चलिए वही आप लिखे। नेक्स्ट लिख ले कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? ये डीएनए, आरएनए, ठीक है, को प्रोटीन से जोड़ता है, प्रोटीन को प्रोटीन से कंबाइन करता, संघनन करता है, संघनन करता है, संघनन करता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। कभी कभी कैल्शियम के बारे में रख लीजिए, कैल्शियम की कमी होने से एक क्लोरोसिस, एक पौधे में बीमारी है क्लोरोसिस, जिसको हरिमनहीनता कहते हैं, हरिमनहीनता कहते हैं। इसकी कमी से क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी। इस बीमारी के क्या नाम है? हरिमनहीनता, हरिमनहीनता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। ठीक है, ये बात थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। अब आइए, आपसे पूछा जाएगा क्या, और ये क्या करता है? कैल्शियम डीएनए, आरएनए को प्रोटीन से जोड़ता है। दूसरी बात याद रखिए, क्रोमैटिन का निर्माण करता है, क्रोमैटिन का निर्माण करता है। क्रोमैटिन चूंकि जेनेटिक मटेरियल इसी में है, तो आप लिख सकते गुणसूत्र, क्रोमैटिन गुणसूत्र का निर्माण करता है, गुणसूत्र का निर्माण। ठीक है, चलिए मुख्य बातें याद रख लीजिए, और इसी से क्या हो, विकास भी होगा। और दूसरा, वसा का संश्लेषण भी यही करता है, वसा का संश्लेषण, फैट का फॉर्मेशन, सिंथेसिस यही करता है, वसा का संश्लेषण कैल्शियम करता है। ठीक है, चलिए ये बातें थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का भी निर्माण करता है, हरित लवक में भी भूमिका निभाता, में भूमिका। ये सब सारे माइंड में रख लेना है। आती है बात अब किसकी, बोलिए? मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम के बारे में मुख्य बातें याद रखिए कि मैग्नीशियम को जो है ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल पिगमेंट भी कहा जाता है। ये हरित लवक तत्व है। क्या है? हरित लवक तत्व। ये करता क्या है? ये क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में मदद, के निर्माण में मदद करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगर इसकी भी कमी हो जाए तो क्लोरोसिस हो जाएगा। कमी से हरिमन बोलिए, हीनता, हरिमनहीनता, हरिमनहीनता, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। हरिमन प्रीत नहीं है, ये हरिमनहीनता है। ठीक है, चलिए कैल्शियम, वही मैग्नीशियम की बात हो गई। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए, मैग्नीशियम के होने से क्या होगा? क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा होता है। अगर इसकी कमी और हो जाए तो ये पौधे में क्या हो जाएगा? पीलापन रोग कर देगा, पौधों को पीला कर देगा, को पीला कर देगा। कमी से क्या हो जाएगा? पौधों को पीला कर देगा। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम हो गया। आगे बात कर लीजिए हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कुछ कुछ तत्व को जान लेते हैं। Fe आयरन की, बस आयरन, इससे कमी बीमारी पूछ देता है कभी कभी। क्या पूछता है? बीमारी। सबसे पहले ये पौधों में शोषण की अहम भूमिका निभाती है, ये लिख लीजिए, शोषण में अहम भूमिका निभाती है, अहम भूमिका। कमी से कौन रोग हो जाएगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसकी कमी से कौन रोग होगा? तो इसके कमी से जो होगा, बोलिए क्या हो जाएगा? हरिमनहीनता, हरिमनहीनता। और ये ही जो है पौधों में जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल का भूमिका निभाता है। तो आप लिख सकेंगे क्रेब्स साइकिल में भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए, आयरन हो गया, मैग्नीज,
एमेन। मैग्नीज से क्या होता है? क्लोरोफिल का निर्माण होता है, क्लोरोफिल का निर्माण करने में ये भूमिका निभाती है। दूसरा आप इसके बारे में क्या लिख सकेंगे? बोलिए। दूसरा आप मैग्नीज के बारे में लिख सकेंगे तो लिख लीजिए। यही जो है नाइट्रेट्स और नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रोजन अलग कराती है, नाइट्रोजन मुक्त करवाती है। ठीक है, चलिए अब आप लिख सकेंगे मैग्नीज। अगर मैग्नीज की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज की कमी से पत्ती भूरी हो जाएगी। कमी से पत्ती क्या हो जाएंगी? पत्ती भूरी हो जाएगा, भूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमी से भूरी। आप लिख लीजिए अब कॉपर को, क्या लिखिए? और कभी कभी पूछ देता है कि मटर में जो है मार्स रोग किसके कमी के कारण होता है? तो मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है, तो आप लिखेंगे मार्स रोग। मार्स रोग मटर में, किसमें? मटर में मैग्नीज की कमी के कारण, मैग्नीज की कमी के कारण। तो ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट आ जाता हमारा कॉपर। कॉपर की कमी से, ठीक है, कॉपर की कमी से बस एक रोग लिख लीजिए। इसकी कमी से जो हो जाएगा, ठीक है, एक डायक रोग होता है। क्या होता है? डायक रोग। ठीक है ना, डायक रोग लिखिए। इसकी कमी से पौधों में, कमी से पौधों में डायक बैक रोग, डायक बैक रोग, जिसे गेहूं वगैरह में भी होता है, फफूंद लग जाना। ठीक है, कॉपर की कमी से। आप लिखिए जिंक। जिंक की कमी से धान में होने वाला एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है खैरा रोग, है ना, खैरा रोग। तो खैरा रोग लिख लीजिए। खैरा रोग उत्पन्न करेगा कमी से। जिंक की कमी से खैरा रोग किस में होता है? ये धान में, धान में। ठीक है, चलिए। और वहीं आपसे अगर पूछ दिया जाए मोलिब्डेनम, एमओ, तो पत्ता गोभी और फूल गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी में एक बीमारी है जिसका नाम है क्या? बोलिए। विट पिटल। ये रोग उत्पन्न करती है मोलिब्डेनम की कमी से, है ना, कमी से। बस रोग जान लीजिए। उसके बाद पूछेगा आपसे क्या? बोरोन की कमी से। तो बोरोन की कमी से जो हो जाएगा, बोरोन की कमी से सूट, तना जो हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तना नष्ट हो जाएगा, सूट नष्ट हो जाएगा। तो ये था थोड़ा सा जानना कि कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कौन है, ये जान लेते हैं। अब आते हैं असल में हम लोग पौधों में जो पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी का पहला माध्यम है प्रकाश संश्लेषण होना। संश्लेषण कैसे होता है? तो सबसे पहले जानिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी तत्व, इसके लिए जरूरी रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, जरूरी रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ। ठीक है, तो पहला सबसे पहले चाहिए इसको CO2। कहां से लेगा ये? वातावरण से। कहां से लेगा? वातावरण से। जितना ये छोड़ता है, जितना ये लेता है उतना ही छोड़ता है, तो इसको हम लोग संतुलित पॉइंट भी कहते हैं। वातावरण, जहां पौधे कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, वातावरण से। किसके माध्यम से? स्टोमाटा, रंध्र के माध्यम से, स्टोमाटा के माध्यम से, के माध्यम से। रंध्र, स्टोमाटा को हिंदी में बोला जाता है रंध्र, घबराइएगा नहीं, रंध्र से। दूसरा है पानी, H2O। H2O कहां से लेगा? मृदा से। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। ठीक है, चलिए, जाइलम के माध्यम से। जाइलम में कौन सा? तो हमने बताया था 2 सेल, जाइलम वेसल्स और जाइलम टेट्रिएट्स।
सभी अगर सामान्य पौधे की बात करेंगे तो जाइलम का वह सेल जो ट्रेचिएट्स है, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो तीनों में वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता था। ठीक, अगर सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो जाइलम वेसल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हम बता करके हैं। तीसरा आपका हो जाएगा लाइट, प्रकाश, और चौथा हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये अपना है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये दोनों के लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, दोनों लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ये सब भी गिफ्टेड ही है, जैसे मुझे मिल रहा है वैसे आपको भी मिलेगा, राइट। प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो बनेगा क्या? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत हमारे पास तो था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो लिखिए बातें, मुख्य बातें लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो जलेगा, जरूरत पड़ेगा CO2, जरूरत पड़ेगा H2O। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के प्रेजेंस में होगा। जब कोई पौधा प्रकाश की उपस्थिति में कोई भोजन बनाता है तो उस विधि को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और जब बनेगा तो इसका अपना है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को ऊपर लिख दीजिए, क्लोरोफिल। सनलाइट इसने लिया है तो आप लिख दीजिए सनलाइट नीचे, और इसके प्रेजेंस में बनाएगा ये CH2O और O2। इसका नाम है स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च। ये है ऑक्सीजन। क्वेश्चन जो है बनता है, क्या बनेगा कि आखिर जो ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है प्रकाश संश्लेषण के दरमियान, ये ऑक्सीजन कहां से रिलीज हुआ है? तो ये लिखिएगा, ये ऑक्सीजन जो है पानी से रिलीज हुआ है। कहां से? पानी से अलग हुआ है। एक्चुअली में आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण है क्या, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण एक विधि है अपचयन और उपचयन का। अपचयन और उपचयन का। अपचयन बोला जाता है रिडक्शन और उपचयन बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब किसका अपचयन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, हम लोग बात आगे करते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि जब प्रकाश संश्लेषण हुआ, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना, तो प्रकाश संश्लेषण से आप थोड़ा सा इक्वेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संश्लेषण, ठीक है, क्या होगा? ये हमारा CO2 जरूरत पड़ा, ये H2O है, ये हमारा जो है बना C6H12O6 और प्लस 6O2। ठीक है, ये ऑक्सीजन मुक्त हुआ। ये ऑक्सीजन कहां से हुआ? तो ये पानी टूटा प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में, और ये बनाया H+4H+। क्या बनाया? ये इक्वेशन आप माइंड में रखिएगा। प्रकाश की उपस्थिति में वाटर टूट करके 4H+ दिया और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ इसको न्यूट्रल करने के लिए, और ये ऑक्सीजन मुक्त हुआ। यही ऑक्सीजन जो है, तो प्रकाश जब पानी पे पड़ी तो पानी जो हो टूटा और 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया। चूंकि ये +4 हो गया तो +4 को 0 करने के लिए -4 हम ऐड कर दिए, और ये O2 मुक्त हुआ, ये ही मुक्त हुआ, ये पानी से मुक्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कि आखिर किसका अपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ। अपचयन मतलब हो गया रिडक्शन, उपचयन मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का या जुड़ना होगा, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जिससे ऑक्सीजन का अलग होना होगा उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। तो आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा बन गया क्या, बोलिए? C6H12O6। इस पानी में हमको लगता है कि ऑक्सीजन बढ़ा है, पानी में ऑक्सीजन बढ़ा है, तो हम कह सकेंगे कि पानी का हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए, और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड से ही बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये बन गया है स्टार्च। क्या बना है? स्टार्च। इसका हुआ है रिडक्शन। बस आपको क्वेश्चन करना है, ये याद रखिएगा।
कि जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना स्टार्च में, इसका हुआ है रिडक्शन, और वाटर जो हमारा हुआ, जो बना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लिया, उसमें हमारा जो है ऑक्सीडेशन हुआ। पानी का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ रिडक्शन। ठीक है, चलिए। कभी कभी साथी आपसे पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण कितने तरह के होते हैं, तो आप याद रखिए प्रकाश एक रासायनिक क्रिया होता है और एक जो होता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण लेशन दो तरह से होते हैं। एक होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये लिखिएगा, ये होता कहाँ है? ये होता है ग्रेना में। ग्रेना क्या होता है? ये पत्ती है, ये पत्ती के जो लेयरिंग होता है, डो लेयर, तो उसी को हम लोग ग्रेना कहते हैं, और इसी के अंदर होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में जो होगा क्या होगा? एक है हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा है हमारे पास रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया, हीन अभिक्रिया, जो ये होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में, ठीक है, ये याद रख लीजिए थोड़ा सा माइंड में। बाकी और कुछ रखना नहीं है, और कुछ रखना नहीं है, इतना बात याद रखिए। और यही एनर्जी बना और एटीपी के फॉर्मेट में बना। क्या बना? एटीपी के फॉर्मेट में। जैसी एटीपी लग जाएगा, एटीपी लग जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दरमियान, और एटीपी लगेगा तो इसी चक्र को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल भी कह लीजिए। एटीपी का बनना क्रेब्स साइकिल, और ये बनता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये बात भी थोड़ा सा रख लीजिए, यानी एटीपी का जो है निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एटीपी का बनना ही क्रेब्स साइकिल कहलाता है। ये मुख्य बातें याद रखिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। और प्रकाश रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। इसके द्वारा जो बनते हैं, क्या बनते हैं? तो थोड़ा सा एक प्रोडक्ट लिख लीजिए आप। क्या लिखिए? इसमें बनते हैं हमारा 2NADPH2, NADPH2, यानी 2 नाइट्रोजन डाइफॉस्फेट हाइड्रेट। ये बनता है किसमें? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। और जब प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें आप लिख सकेंगे, तो लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? बोलिए, क्या लिखिएगा? CO2 प्लस कितना एटीपी बना था इसमें? एटीपी मैं लिख देता हूं यहां पे 12 एटीपी। क्या बना था? 12 एटीपी। तो 12 एटीपी और क्या? बोलिए, ये सब कंबाइंड हो जाएंगे। 12 NADPH2, NADPH2, तो ये मिल करके बना लिया हमारा C6H12O6 प्लस 12 एटीपी, तो वही रहेगा। और प्लस आप इसमें कर सकते हैं NADP, 12 NADP, H हट जाएंगे, NADP। ठीक है, ये इक्वेशन आपसे पूछने वाला नहीं है, बस पूछेगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में। और प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है? तो आप कह देंगे स्ट्रोमा में। ये बात याद रखिए। अब हमारी बारी आएगी नेक्स्ट किसकी? कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण क्या पूछेगी? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या कारक है, किस किस पे निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण होने के लिए निर्भर करेगा किस पे? एक करेगा ताप पर। किस पर? ताप पर। दूसरा करेगा आपका किस पे? बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर। प्रकाश चाहिए इसके लिए। तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और चौथा है पानी H2। अगर ये चीज जितना ज्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण, उतना ही ज्यादा होगा। अरे मिटाने के बजाय ये हो क्या जा रहा है? चलिए, प्रकाश संश्लेषण निर्भर करेगा ताप पे। जितना ज्यादा ताप होगी उतना ही ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। सूर्य की प्रकाश जितना ज्यादा मिले, तो यानी इसका मतलब हो गया कि प्रकाश संश्लेषण गर्मी में ज्यादा होगा, गर्मी में ज्यादा। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। ठीक है, और वही बात कर ले कि अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो दिन में ज्यादा टेम्परेचर होता है रात के रेस्पेक्ट में, तो डे टाइम में प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? ज्यादा होगा। और
एक बात, मुख्य बात याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की घटना जो घटती है ये विजिबल लाइट में घटती है। क्या करती है? विजिबल लाइट में। विजिबल मतलब दिखने वाला लाइट में, ठीक है। जैसे विव ग्योर है, विव ग्योर। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण रेड वाला में होगा, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण रेड लाइट में। लाल में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, लाल में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। सबसे कम किस में होगा? तो सबसे कम वायलेट में होगा, ये याद रखिएगा। वायलेट, बैगनी में होगा सबसे कम, ठीक है ना। सबसे कम पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कौन सा रंग में होता है, तो बैगनी में। सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? लाल रंग में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो घटती है किस में करती है? बोलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो घटती है किस में करती है? विजिबल लाइट में, है ना। एक पॉइंट ये याद रखिए, जो कि पत्ती जो होते हैं क्लोरोफिल, वो किस किस रंग को, कौन कौन लाइट को ट्रेप करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो आप लिख लेंगे लाल, हरा, है ना, और बैगनी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण यानी पत्ती जो है कौन कौन रंग को एब्जॉर्ब करती है? तो लाल, हरा और बैगनी, इसको ट्रैप करती है। बैगनी में कम, सबसे कम, लाल में ज्यादा, और हरा में मीडियम, मध्यम। इसीलिए नर्सरी वगैरह जहां होता है तो देखते होंगे कि हरा का तिलपार गिरा रहता है, सराची, उसमें मध्यम, ताकि प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे हैं ना, आसानी से वो ग्रो करता रहे, बना रहे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा साथी। यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो पौधे में शोषण हम लोगों ने, सॉरी, पोषण पढ़ लिया। अब हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक होगी जो किस में होगी? अब हम लोग बात करेंगे एनिमल उत्तक की बात करेंगे। क्या करेंगे? एनिमल उत्तक की बात करेंगे और एनिमल पोषण की बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो हो जाएगा क्या, बोलिए, फिर रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम्स, सारे के सारे हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मुझे दीजिए इजाजत। ज्ञान के यूट्यूब चैनल से आप बने रहे। थैंक यू सो मच।